हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गाजा में सीज फायर को जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से लागू करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिस प्रस्ताव में दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। तो यहाँ पर वैसे तो ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव किसी भी देश पर बाध्यकारी नहीं है, यानी कि ग्राउंड लेवल पर इस प्रस्ताव का हमें कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रस्ताव के कई निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे एक निहितार्थ ये भी हो सकता है कि इस प्रस्ताव से हमें ये पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का एक ओपिनियन जन्म ले रहा है। ओपिनियन इस तरह का है कि हमें इजराइल और फिलिस्तीन में, इजराइल और गाजा में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसको जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विचार जन्म ले रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे यूएनएससी की, क्योंकि हमने बात की कि यूएनजीए का जो प्रस्ताव था वो बाध्यकारी नहीं था, पर यूएनएससी एक ऐसी बॉडी है जिसका प्रस्ताव बाध्यकारी होता है। तो आज इस वीडियो में हम यूएनएससी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, उस पर बात करेंगे, उसके तमाम पहलुओं को समझेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि बीते हफ्ते यूएनएससी में एक प्रस्ताव आया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव आया था इजराइल के खिलाफ, जिस प्रस्ताव पर अमेरिका ने अपना वीटो लगा दिया था। तो उसी को लेकर उसको भी समझेंगे, वीटो पावर पर भी बात करेंगे, यूएनएससी में बदलाव किस तरह से हो सकते हैं, उन बदलावों को भी समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करेंगे। स्थायी सदस्यों की जो वीटो शक्ति होती है उसको भी देखेंगे। इसके अलावा यूएनएससी में सुधार की जरूरत क्यों है, लगातार इसको लेकर मांग की जाती है, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसको भी समझेंगे। और अंत में खबर पर भी बात करेंगे। खबर जो है, अंत में हम एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप आसानी से कमेंट बॉक्स पे उसका जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ता है। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नाम से भी एक खंड है, उससे भी आप इस पूरे विषय को जोड़कर देख सकते हैं। चलिए विषय की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूएनएससी की, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक बार समझते हैं। तो आपने अक्सर अपने दैनिक जीवन में जब आप अखबार पढ़ते हैं या अपने आसपास खबरें देखते हैं तो वहां पर एक शब्द जरूर सुना होगा, एक नाम जरूर सुना होगा, वो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है और ये जो बॉडी है इसके जो तमाम सदस्य हैं वो सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा का हिस्सा होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए सभी प्रासंगिक मामलों पर, यूएन मेंबर से जुड़े जो भी मैटर्स हैं उन मामलों पर प्रस्ताव पारित करती है। प्रस्ताव पारित कैसे होते हैं? तो प्रस्ताव पारित करने के लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है, केवल सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। यानी जितने भी मेंबर मौजूद हैं उनमें से अगर आधे से ज्यादा मेंबर किसी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर देते हैं तो वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। हालांकि उस प्रस्ताव के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो प्रस्ताव बाइंडिंग नहीं होता, बाध्यकारी नहीं होता है। वो रेजोल्यूशन आपको कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो ये हमने यूएनजीए की बात की। अब यहीं पर एक बारी आती है यूएनएससी की। यूएनजीए जो है और यूएनएससी जो है वो यूएनजीए से एक छोटी बॉडी है। हमने देखा कि इसमें यानी कि यूनाइटेड नेशन महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी मेंबर शामिल होते हैं। लेकिन जब आप यूएनएससी की बात करते हैं तो ये एक ज्यादा स्पेशल क्लब है जिसमें केवल आपको 15 मेंबर दिखाई देंगे। इसमें से 5 मेंबर जो है उन्हें P5 कहा जाता है, यानी कि परमानेंट मेंबर होते हैं। P5 में आपको अमेरिका दिखाई देगा, इसमें आपको यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 देश दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा 10 अतिरिक्त मेंबर भी आते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर भी आते हैं, जिनका जो चुनाव है वो रीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर समय समय के लिए होता है और उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए उनका चयन किया जाता है। जैसे अगर आप भारत की ही बात करें तो भारत को अब तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चयनित किया गया है, यानी भारत ने कुल 16 साल तक इस पूरे पोस्ट पर काम किया है। तो ये इस पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर की बात हुई, हमने पूरी बॉडी को समझा। अब यहाँ पर कुछ मेंबर जो है उन्हें वीटो शक्ति भी प्राप्त होती है। तो जो P5 मेंबर है यानी कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उन परमानेंट मेंबर्स को वीटो शक्ति भी प्राप्त होती है। अब वीटो शक्ति क्या है?
तो अगर आप यूएन के चार्टर को पढ़ेंगे, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था, वो चार्टर बताता है कि यदि जो 5 मेंबर है, इनमें से कोई भी मेंबर किसी प्रस्ताव के, यूएनएससी के किसी भी प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान कर देता है, तो वो प्रस्ताव किसी भी हाल पर, किसी भी सूरत में पारित नहीं हो सकता। इसी को आप वीटो पावर कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वीटो पावर दी क्यों गई है, वीटो शक्ति की हमें जरूरत क्या है, एक बार उस पर भी बात करते हैं। तो जब यूनाइटेड नेशन का गठन किया जा रहा था, जब संयुक्त राष्ट्र बन रहा था, तो ये जो 5 देश थे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे दुनिया के ऑर्डर को बनाने में। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये जो 5 देश हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे, और इसी वजह से ये माना जा रहा था कि ये देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा स्थापित करने, इसमें भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। और क्योंकि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र को बनाने की तैयारी हो रही थी, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्ति हुआ था, तो उसमें जो P5 देश थे, उन्होंने जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन कंट्रीज की विजय हुई थी, ये कंट्रीज जीत करके सामने आई थी, तो इनके पास ज्यादा शक्ति मौजूद थी, इनके पास ज्यादा प्रभाव मौजूद था, और इसी वजह से इन देशों ने अपने आप को ही ये शक्ति प्रदान कर दी और दूसरे देशों को मौका ही नहीं दिया गया। तो ये हमने वीटो पावर की भी बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और लगातार यूएनएससी में सुधार की जो मांग होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार बदलाव की जो मांग की जाती है, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं कि बदलाव की मांग क्यों होती है। तो यूएनएससी जो है, हमने बात की कि इसका जो गठन हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास हुआ था, और अभी भी 2023 में भी ये जो पूरी बॉडी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बहुत पुराने स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो परिषद की वर्तमान संरचना है वो कम से कम 50 साल पुरानी है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे कि यूरोप को अगर आप देखेंगे, यूरोप हमारी दुनिया की कुल आबादी का केवल 5% हिस्सा रखता है अपने पास, और अगर आप यूएनएससी को देखेंगे तो वहां पर अधिकांश जो मेंबर हैं वो खुद यूरोप से आते हैं। तो 5% आबादी यूएनएससी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो अफ्रीका का कोई भी मेंबर आपको यूएनएससी में दिखाई नहीं देगा, जबकि अगर आप यूएन के काम को देखेंगे तो यूएन अपना 50% से ज्यादा काम केवल अफ्रीका में करता है, केवल अफ्रीका में उतना ज्यादा एक्टिव रहता है, जबकि अफ्रीका को एक भी रिप्रेजेंटेशन परमानेंट मेंबरशिप में प्राप्त नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दुनिया में अब ये जो 5 मेंबर हैं, इनके अलावा भी दूसरे पावर सेंटर्स बन रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कई विकासशील देश जो है वो भी एक बड़े देश के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसमें भारत आपको दिखाई देगा, इसमें आपको ब्राजील दिखाई देगा, अर्जेंटीना दिखाई देगा। तो इस तरह के देश हैं, ये देश लगातार उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और ये देश पीस कीपिंग फोर्सेस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन देशों को परमानेंट मेंबरशिप में, परमानेंट जो ग्रुप है, जो एक एलीट क्लब है, उसमें मेंबरशिप प्रदान नहीं की गई है। तो ये कुछ वजह है जिन वजहों से कहा जाता है, जिनके कारण ये माना जाता है कि अब हमें यूएनएससी में बदलाव करना चाहिए और यहाँ पर नए मेंबर्स को भी जगह दी जानी जरूरी है। हालांकि कई जानकार इस पर सवाल जरूर उठाते हैं, कई जानकार इस पर अपनी आशंका जाहिर करते हैं कि क्या ये जो 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर मौजूद है, क्या वो कभी भी अपनी शक्ति को बांटने की कोशिश करेंगे, क्या वो कभी भी अपनी शक्ति को बांटने पर राजी होंगे। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार भारत और दुनिया के जो तमाम ग्रुप्स हैं, जो तमाम क्लब्स हैं, जो लोग मेंबरशिप चाहते हैं, वो लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपनी सीट प्रदान की जाए। तो ये हमने इस पूरे विषय को समझा। अब हम अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत कुल कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में बतौर गैर स्थायी मेंबर यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल हो चुका है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 6 बार, ऑप्शन सी 7 बार या फिर ऑप्शन डी 8 बार। तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि हमने जिन भी बिंदुओं पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।